हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का रहने वाला है और इसमें हम लोग 2014, 15 और 16 का जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। टोटल जो एमसीक्यू है वो है 8, यानी 2014, 15 और 16 को मिला के इस टॉपिक से जो टोटल एमसीक्यू आया है एग्जामिनेशन में वो 8 आया है। तो आइए एक एक करके जो है वो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप कुछ रूल समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। एक तो आप 100% श्योरिटी के साथ जो है वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से 50-50 कर सकते हैं, या फिर वो भी आप नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा तब आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे और उस दौरान में आप आंसर जो है वो आप चूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा ना उसका कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कीवर्ड यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर दिया है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप कीवर्ड पकड़ लेंगे ना किसी भी क्वेश्चन का, तो उसके आंसर तक अगर नहीं भी पता होगा आपको तो आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। भारत के संविधान के निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है। आपका जवाब है सेकेंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए तो इसके आंसर देख लेते हैं। दोस्तों 23 जनवरी मॉर्निंग 11 AM में यूपीएससी सीएसई मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जो कि अनअकैडमी के द्वारा कराया जाएगा और आप सभी को इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। 3000 ऐसे रैंकर्स होंगे जिनको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। रियल टाइम में ऑल इंडिया रैंक मिल जाता है आपको, और 1000 लकी पार्टिसिपेंट को एप्पल गैजेट एंड अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है, जिसमें आईपैड मिनी, मैकबुक, आईफोन XR और अमेजॉन गिफ्ट वाउचर शामिल है। ये जो टेस्ट होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। आप इस टेस्ट को इसके वेबसाइट पे या फिर इसके एंड्रॉयड ऐप पर भी दे सकते हैं। टेस्ट में कुल जो है वो 56 क्वेश्चन होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। 23 जनवरी मॉर्निंग 11 AM, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इनरोल करिए। इसका आंसर क्या है, 10th शेड्यूल। हाँ, तो 10th शेड्यूल कैसे आया था? तो 52nd अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 1985 में, और इसके तहत जो है वो 10th शेड्यूल ऐड करा गया और उसमें उस 10th शेड्यूल को रेफर किया गया किसके लिए, तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके लिए। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल में इसको डाला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन दी। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। आपका जवाब है ए, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। सी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और डी, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहा गया है? तो जो हमारा आर्टिकल 51 है उसमें कहा गया है कि हमको प्रमोट करना है किस चीज को, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो ये सारी चीजों में डीपीएसपी में बातें जो है वो बताई गई हैं। तो हमारा जवाब हो गया बी। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है,
ये पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में। द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं ताकि, देखिए यहां पे आप कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिए, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। यहां पे आपका ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करें। बी है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण करें। ऑप्शन सी है डिटरमाइन द पावर्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करें। ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर्स स्टेट, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करें। क्या कहा गया है? तो 5th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है वो डील करता है किसके साथ? जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है शेड्यूल एरियाज का और शेड्यूल ट्राइब्स का, तो उसको कंट्रोल करता है कौन? 5th शेड्यूल। वहीं पे जो 6th शेड्यूल है ना, वो ट्राइबल एरियाज के जो स्टेट हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहां पे प्रशासन चलाने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। तो यहाँ पे वो कौन कौन से स्टेट हैं? तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको 6th शेड्यूल में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वन वर्ड एसोसिएशन है, यानी कि इसके ज्यादा जो है वो डिटेल में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। द लोकसभा सेक्रेट, लोकसभा सचिवालय। और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत के संविधान का रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए एक प्रावधान है। ऑप्शन ए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की प्रस्तावना। ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और आप 100% श्योरिटी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं, या फिर नहीं आए तो स्किप कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डी फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज में ये नागरिकों का जो है वो कर्तव्य है जिसे फॉलो करना चाहिए, और इसी के तहत एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसने सिफारिश की थी। उस टाइम में जो मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे वो 10 होते थे। 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है वो इंसर्ट किया गया था 86th अमेंडमेंट 2020 में, और इसके तहत संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंसेंट इन इट्स। अब यहां पे देखिए वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, यानी कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श की प्रतिष्ठापित है। ए प्रियम्बल, प्रस्तावना। 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और डी 7th शेड्यूल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसके आंसर क्या है? इसका आंसर है डीपीएसपी।
क्या कहा गया, तो इसमें हमें आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए काम करना है, तो इसके तहत जो है वो डीपीएसपी में इन चीजों को रखा गया है। क्या, तो जो वेलफेयर स्टेट है उसकी बात की गई है। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, द प्रिंसिपल स्पेल आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सिद्धांत देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जादू है। स्टेटमेंट 2, प्रोविजन कंटेंट्स इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यहां पे देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो करेक्ट कोड है वो ये है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नाइदर 2। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका 100% सही जवाब दे सकते हैं, या फिर नहीं आया तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी गलत है उसको कट कर दो, एलिमिनेट करो 50-50, या फिर नहीं आया तो स्किप कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। इसमें क्या कहा गया, सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का जादू है, यानी कि जो प्रिंसिपल स्पेल है ना वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। फिर दूसरा क्या कहा गया, तो इसको देखते हैं। आर्टिकल 39 का बी एंड सी ये प्रोवाइड करता है क्या, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो हमारी इनकम है और जो वेल्थ है उसको मिनिमाइज करना है। किस चीज को, तो जो उसमें इनइक्वालिटी है ना, उसको कम करना है। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 39 का बी एंड सी में। और इस साथ में इंश्योर भी करना है क्या, कि जो वेल्थ है, जो धन है ना, वो इकट्ठा सिर्फ एक किसी व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी कि जैसे अंबानी अडानी, ऐसा नहीं है कि सारी जो वेल्थ है ना वो किसी एक आदमी के हाथ में चले जाएं और बाकी की सारी आबादी जो है वो ऐसे ही रह जाए। तो इसको इंश्योर करती है ये आर्टिकल 39 बी एंड सी। जो अदर आर्टिकल्स हैं वो और भी राइट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग चिल्ड्रन से राइट्स, वर्किंग वुमेन की, और ये सारा चीज जो है वो चीजों को दी गई हैं। डीपीएसपी इज नॉट इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, ये जो है वो इनफोर्सिएबल नहीं है, यानी कि अगर इसमें कोई बात बताया गया है स्टेट को कि हाँ ये करना चाहिए वेलफेयर के लिए, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको घटाने के लिए, तो स्टेट अगर चाहे तो वो करेगा, अगर नहीं चाहे तो वो नहीं करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो डीपीएसपी का यही जो है वो डिमेरिट कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। भारत की संसद राष्ट्रीय हित में राज्य की सूची में किसी भी मत में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है यदि इस आशय का संकल्प पारित किया जाता है। यहां पे देखिए, आपका पहला ऑप्शन है लोकसभा अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। लोकसभा अपने कुल सदस्य के साधारण बहुमत से पास कर सकता है। लोकसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के 2/3 कम बहुमत से पास नहीं कर सकता या पास कर सकता है। राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। राज्यसभा अपनी कुल सदस्य के साधारण बहुमत से पास कर सकता है। और फिर है राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। राज्यसभा में 2/3 से कम सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। चलिए, तो इसका जवाब आप दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, तो इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब क्या है, राज्यसभा में 2/3 से कम सदस्य उपस्थित और मतदान करें। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि राज्यसभा जब भी इस तरीके की चीजों को डिक्लेयर करे तो ये नेसेसरी हो जाता है किस इंटरेस्ट में, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकता है जो स्टेट लिस्ट में वस्तु रखा गया है उस पे,
और पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पेट सक्षम है इस चीज़ों को करने के लिए कि वो इन मैटर्स पे जो है वो लॉ बनाया जा सकता है। और इस तरीके के हमें जो रेवोल्यूशन है वो पास करने पड़ते हैं किसके तहत, तो राज्यसभा बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि इस तरीके के अगर आप रेवोल्यूशन लाते हैं तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होता है, इससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये हमने 8 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करा है। आगे आने वाली वीडियो में जो है वो हम लोग 2017, 18, 19, 20, 21 तक का डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।